तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। ये कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, धमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। रंग बदरंग करना चाहेगा उसका जवाब भी देंगे। ये होली का माहौल खराब मत करें। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए। अपने एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है, किसकी साख गिर रही है? नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दिखाएंगे राजनीति और देश से जुड़े अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। यहां हम पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनेंगे ताकि आप खुद तय कर सके कि सच्चाई क्या है। तो जुड़िए हमारे साथ और इस सफर में हमारे हम सफर बनिए। अगर आप भी मेरी तरह खबर को गहराई तक जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आदमी सभा के। और आलू की गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग लाखों दर्शक देख चेक करिए। परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके साथ इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था और वो भी एयरपोर्ट पे होता था। कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गए आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहां इलीगल लोगों को छुपाने का प्रयास करते हैं। होली और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है? जो विदेश में जाते हैं, राहुल गांधी। क्यों है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। अंजना जी, छोटा सा उत्तर, अंजना जी बहुत छोटा सा उत्तर। सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है। अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवायु जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार क्यों ना बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जो 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ तो क्वेश्चन कर देना चाहिए था। क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर। अभी देखो एएसआई का प्रोजेक्ट दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ सुन तो लीजिए, एक्ट 58 में बना और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? बोलिए ना यार, अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था छोड़ दीजिए। एएसआई डिपार्टमेंट 47 में वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया और कठोर शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो, ताकि हिंदू मुसलमान को केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए आप लोग कितने बैठे हुए यहाँ पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है, किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर की तुलना में जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। कितनी है बोलिए ना? है ही नहीं। अरे बोलिए ना, बेरोजगारी है ना, महंगाई 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज तारीख में। आज बड़ा सवाल है, आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़ मैं तो स्मार्ट सिटी से आ रहा हूँ, 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से आया हूँ।
देश की राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन हर मुख्यमंत्री समस्या का योगी समाधान आदित्यनाथ ने हिंदू तो मुसलमान। भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूं, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो जी, जी। उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो एक दो आलोक जी ने इशारा किया, मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट है उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि ये हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है, हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। हाँ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। स्वीकार किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें। ये धौंसपट्टी नहीं चला रहा था योगी आदित्यनाथ पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब बना है। हद होती है डिफेंड करने धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं। जमाती जब मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी, कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। उनकी तुलना और मैं एक और बात औरंगजेब से कहना की जा चाहता सकती है। हूं, हेट स्पीच सब सुनिए। राम की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ नहीं है, हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगा रहे हैं? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, एकदम तिलक। वो भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते, लेकिन आप क्या करते हैं? मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां छड़ते हैं। आप हनुमान चालीसा तो केजरीवाल जी भी पढ़ते थे इंडिया गठबंधन में शादी के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा कर ले, हम जवाब देंगे। देखिए, कौन हेड इन्होंने कहा हेड स्पीच बढ़ी है। भाजपा देखिए, बीच में डिस्टर्ब करने लगे सर। हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, धमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी।